Hello friends, welcome to Scholar Studies Center. I am Dr. Garima Verma here with you to explore your economics. In this video, we will study the meaning of economics and definitions of economics. So let's start with the first meaning of economics. Economics क्या है? ये हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद we will go with the technical definition of economics. Just assume there is a person, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है गुलगुले. हम अज्यूम करते हैं कि गुलगुले को 2000 रुपीज एज हिज पॉकेट मनी मिलते हैं एंड दैट्स वाई गुलगुले इज वेरी हैप्पी. गुलगुले बहुत ही ज़्यादा खुश है बिकॉज उसे 2000 रुपीज एज हिज पॉकेट मनी आज उसके पेरेंट्स से मिला है. लेकिन खुश होने के साथ साथ वो थोड़ा सा परेशान भी है. परेशानी ये है कि इन 2000 रुपीज को किस तरीके से वो अपनी सारी ही वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए स्पेंड करे. सो गुलगुले हैज द बिगेस्ट टास्क सो दैट ही कैन स्पेंड दिस इनकम ऑन वेरियस स्कोप्स, ताकि वो अपनी सारी ही वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए उसे खर्च कर सके. अब सारी ही वॉन्ट्स जैसे कि अगर वो स्कूल से घर और घर से स्कूल जाता है, इट मीन्स उसे कन्वीनियंस पर खर्च करना होगा. जब वो लंच करता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जब वो कैफेटेरिया में कुछ खा रहा है तब भी उसे स्पेंड करना होगा. अगर वो मेरी तरह है, इट मीन्स उसे मूवीज का शौक है तो उसे मूवीज टिकट्स, पॉपकॉर्न, यहाँ पर भी उसे मनी स्पेंड करनी होगी. और उसके साथ ही अगर वो बिल्कुल आप ही की तरह है, इट मीन्स वो बहुत ही पढ़ाकू है, उसे पढ़ाई करने का भी बहुत शौक है. तो अगर वो स्टडी मटेरियल पे, बुक्स पे स्पेंड करता है तो उसे वहां पर भी खर्च करना होगा. तो यहाँ हमने क्या नोटिस किया that Gulgule has only 2000 rupees. It means he has limited income, he has limited resource, but he has unlimited wants. उसे बहुत सारी wants को पूरा करने के लिए उसे खर्च करना है, right? तो यहीं से हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर स्टार्ट होता है. हमने अगर इसे टेक्निकल डेफिनेशन में समझना है, टू फंडामेंटल फैक्ट्स को नोटिस करते हैं. सो इन इकोनॉमिक्स देयर आर टू फंडामेंटल फैक्ट्स. और वो दो फंडामेंटल फैक्ट्स क्या हैं हमारे. फर्स्ट वन, जब हमने देखा कि गुलगुले की बहुत सारी वॉन्ट्स है, इट मीन्स वी हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स. और यहीं से हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट क्लियर हो जाता है. ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. और जब हम बात करते हैं सेकेंड फंडामेंटल फैक्ट की, दैट इज दैट मीन्स टू सेटिस्फाई दीज वॉन्ट्स, रिसोर्सेज, दे आर लिमिटेड, और वी कैन से दैट दे आर स्केर्स. सो सेकेंड फंडामेंटल फैक्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज. और लिमिटेड रिसोर्सेज होने के साथ साथ उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. अल्टरनेटिव यूजेस. अब अल्टरनेटिव यूजेस का मीनिंग क्या हुआ. जब हमने बात की मनी की, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि मनी को सिर्फ एजुकेशन पर खर्च किया जा सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि हम सारा के सारा मनी ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस पर खर्च कर सकते हैं. इट मीन्स एक ही रिसोर्स को हम अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं. यही होता है अल्टरनेटिव यूजेस. तो जब हमने दो फंडामेंटल फैक्ट्स पढ़े, दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड to satisfy these wants we have limited resources. तो अब हमें क्या करना होगा, we have to make choices. जैसे कि गुलगुले अब क्या करेगा, वो choices बनाएगा कि कौन सी उसकी प्रायोरिटी है, किस पर खर्च करना सबसे पहले ज़रूरी है. उसके अकॉर्डिंग वो उसका रैशनल मैनेजमेंट करेगा. वो ये सोचेगा कि किस तरीके से उस लिमिटेड इनकम को यूज़ करना है, स्पेंड करना है, सो दैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. और यही हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी बताता है. तो अब हम इसे नोट्स के थ्रू समझ सकते हैं दैट देयर आर टू फंडामेंटल फैक्ट्स. दो फंडामेंटल फैक्ट्स. फर्स्ट वन इज ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स. हमारी बहुत सारी वॉन्ट्स हैं जो एक ही समय पर एक साथ पूरा नहीं की जा सकती है, क्योंकि जैसे ही हम किसी एक वॉन्ट को पूरा करेंगे हमारी दूसरी वॉन्ट फिर से जाग जाएगी, और उसके बाद तीसरी, और उसके बाद और, राइट.
और सेकंड फंडामेंटल फैक्ट है द मीन्स रिसोर्सेज, वो हमारे पास में बहुत ही स्केर्स है, इसीलिए हम लोगों को चॉइसेस बनानी होती है। इसीलिए इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द रैशनल मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स इन लिमिटेड रिसोर्सेज को रैशनली मैनेज करना वो हमें बताती है ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। अच्छा, रैशनल का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? रैशनल मीन्स सोच समझ कर लिया गया डिसीजन, जब हम दिमाग से इंटेलिजेंसी को यूज करके सोचते हैं, इमोशनल होकर नहीं। तो रैशनली इट मीन्स सोच समझ कर हम ये डिसीजन लेते हैं, मैनेज करते हैं स्केर्स रिसोर्सेज को इन सच अ मैनर, ऐसे तरीके से, सो दैट अवर इकोनॉमिक वेलफेयर, जिससे हमारा वेलफेयर, हमारा सेटिस्फैक्शन, इट कैन बी मैक्सिमाइज्ड, जो ज्यादा हो सके। एंड हमारा मेन टारगेट यही होता है हमारे सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना। सो सिंपल, इकोनॉमिक्स इज द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज अवर सेटिस्फैक्शन। अब हम जब बात करते हैं नेशन की, अभी हमने एक इंडिविजुअल, एक गुलगुले का एग्जाम्पल लिया, वही चीज हमारे नेशन, हमारी कंट्री में भी हमें करना होता है। किसी भी कंट्री के पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्केर्स है, बहुत ही थोड़े से अवेलेबल है। अब उन थोड़े से रिसोर्सेज को कैसे कोई भी कंट्री अलग अलग प्रोडक्शन में यूज करती है सो दैट वो सारी नेसेसिटीज, सारी रिक्वायरमेंट पूरा कर सके और सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमम हो सके। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स एक नेशन की भी हेल्प करता है। हियर वी कैन सी इट कंसर्न्स विद हाउ अ नेशन एलोकेट्स, कैसे एक कंट्री अपने स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। एलोकेट करना इट मीन्स अलग अलग चीजों के प्रोडक्शन में उन्हें यूज करना, राइट, जिससे क्या हो, हमारा मैक्सिमम वेलफेयर, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके। तो यही है हमारा इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या है। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग पर्सपेक्टिव में इसको डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेल्थ डेफिनेशन से। Here we can see the first definition, wealth definition. Simply wealth definition किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। एडम स्मिथ was the first economist who defined economics in a proper and scientific manner. पहली बार एडम स्मिथ ने जब इसकी वेल्थ डेफिनेशन दिया था तभी इकोनॉमिक्स को एक प्रॉपर सेंस में डिफाइन किया था। In 1776 he wrote a famous book. एडम स्मिथ की बुक का नाम था An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation, जो उन्होंने 1776 में लिखा है, जिसके अकॉर्डिंग एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स वेल्थ की स्टडी करता है, दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, और वी कैन से इसमें वेल्थ का ही स्टडी किया जाता है। अब इन्होंने क्या कहा, इसमें हम वेल्थ को क्रिएट करते हैं, इट मीन्स क्रिएशन ऑफ वेल्थ की इसमें बात कही गई थी। अब जब वेल्थ क्रिएट किया गया, इट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन। हियर वी कैन सी प्रोडक्शन। हम मटेरियल वेल्थ की यहाँ पे बात करते हैं। मटेरियल वेल्थ मीन्स जिसे हम टच कर सकते हैं, जब हम किसी कमोडिटीज की, किसी चीज की बात कर रहे हैं जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि ये टेबल को मैं टच कर सकती हूँ, राइट। सो मटेरियल वेल्थ मीन्स टेंजिबल गुड्स। इन्होंने क्रिएशन ऑफ वेल्थ की बात की, जिसमें हम वेल्थ को क्रिएट करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन की इसमें बात की गई है। और जब हमने प्रोडक्शन किया है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन भी होगा, बिकॉज किसी भी चीज का प्रोडक्शन हम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसे हम स्टॉक करके रखेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, और किस तरीके से इस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है इसकी भी बात इसमें हम करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा फोकस वेल्थ पर दिया गया है। हमारा मेन टारगेट है वेल्थ को क्रिएट करना। तो वेल्थ है क्या? वेल्थ मीन्स सिंपली वी कैन से स्टॉक ऑफ रियल गुड्स, जैसे कि हाउस, बिल्डिंग, ये मेरी वेल्थ है, राइट। उसके बाद में हम पॉइंट नंबर 6 में ये देख सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी ही प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती है। और कैसे सॉल्व की जा सकती है? बाय क्रिएशन ऑफ वेल्थ।
ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट करके इन सारी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ों को हम जब नोटिस करते हैं तो साथ में इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उन्हें भी हमें ध्यान रखना होता है। तो इसके क्रिटिसिज्म की जब हम बात करते हैं, इसके क्रिटिसिज्म क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स रह गई। फर्स्ट पॉइंट में हम ये देख सकते हैं, इट इग्नोर्स इमटेरियल वेल्थ। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इन्होंने मटेरियल वेल्थ पर ही फोकस किया है, तो इमटेरियल वेल्थ को इन्होंने छोड़ दिया है। इमटेरियल वेल्थ इट मीन्स जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, जब हम इनटेंजिबल गुड्स की बात करते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि सर्विसेज का अगर एग्जांपल लें, सीए, डॉक्टर, इसके बारे में इन्होंने कोई भी बात नहीं कही है। सेकेंड क्रिटिसिज्म जब हम देखते हैं, इट कंसंट्रेट्स ऑन मास प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, इसके ऊपर इन्होंने कंसंट्रेशन किया है। बट इट इग्नोर्स सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा है इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। और थर्ड पॉइंट में हम देख सकते हैं, वेल्थ इज ऑफ नो यूज अनलेस इट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन्होंने वेल्थ पर तो फोकस दिया है बट इन्होंने वेलफेयर की बात नहीं की है, तो यहीं से उसके क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाती है कि वेल्थ का कोई यूज नहीं है अगर वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सके, अगर उस वेल्थ को यूज करके हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं हो सके। राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। उसके बाद हम बात करते हैं वेलफेयर डेफिनेशन की। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया है? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इसमें ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं। इसमें हम ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलबींग, कितना हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो रहा है, इसके ऊपर फोकस दिया जाता है। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। एल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक बुक लिखा था इन 1870, और इस बुक में उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि ह्यूमन बीइंग का, मैन का स्टडी करता है। राइट, और मैन का स्टडी कैसे करता है कि उसका कैसे काम हो रहा है, कैसे उसका वेलफेयर मैक्सिमम हो रहा है, उन सारी ही चीज़ों का इसमें स्टडी किया जाता है। अब हम इसके मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं कि वेलफेयर डेफिनेशन के इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, आखिर इकोनॉमिक्स है क्या। हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, द स्टडी ऑफ पर्सनल एंड सोशल एक्टिविटीज कंसर्न विद मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ऐसे एक्शंस, ऐसे एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं जिसमें हम मटेरियल वेल्थ की बात करते हैं और कैसे उससे वेलबींग हो रहा है ह्यूमन का, तो हम उसके ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। वेल्थ की स्टडी तो है बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट द स्टडी ऑफ मैन। इसका मतलब वेल्थ को सेकेंड नंबर पर प्रायोरिटी दी गई है और फर्स्ट प्रायोरिटी मैन को दी गई है, ह्यूमन बीइंग को दी गई। बिकॉज ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हम जो सारी वेल्थ को क्रिएट करते हैं, इन द एंड उनका टारगेट क्या होता है? ह्यूमन वेलफेयर करना। तो ये सारी ही वेल्थ को हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्रिएट कर रहे हैं। राइट, थर्ड पॉइंट में हम देख सकते हैं, इट एग्जामिन्स हाउ अ पर्सन गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही इन्वेस्ट इन। इसका मतलब कैसे एक इंसान, कैसे एक पर्सन अपने इनकम को अर्न करता है और अर्न करने के बाद कैसे वो उसको इन्वेस्ट करता है सो दैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। राइट, जैसे कि हमने बात की थी गुलगुले की, गुलगुले के पास में 2000 रुपीज थे। अब कैसे वो उस 2000 रुपीज को अलग अलग स्कोप्स में इन्वेस्ट करेगा, अलग अलग स्कोप में उसे वो यूज करेगा सो दैट ही कैन मैक्सिमम हिज सेटिस्फैक्शन। राइट, फोर्थ पॉइंट में हम देख सकते हैं, इट कंसिडर्स मैन एज सोशल मैन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सोशल मैन कैसे? जैसे कि हमने जो वेल्थ डेफिनेशन में पढ़ा था तब हमने बात की थी, उसमें वेल्थ क्रिएट किया जा रहा है, सारी ही एक्टिविटीज वेल्थ से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक मैन, हम इकोनॉमिक मैन कहते थे ह्यूमन बीइंग को, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोशल वेलफेयर, इसीलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि ह्यूमन एक इकोनॉमिक मैन नहीं, ह्यूमन एक सोशल मैन है।
वो अपने वेलफेयर को मैक्सिमम करना चाहता है और उसके लिए ही सारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद में हम देख सकते हैं एज पर द डेफिनेशन गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब टू टाइप्स के गुड्स की बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स मीन्स टेंजिबल गुड्स जिसे हम टच कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं टेबल, चेयर जिसे हम छू सकते हैं, राइट। इमैटेरियल गुड्स जब हम बात करते हैं इनटेंजिबल गुड्स की जिसे हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि जब हम बात करते हैं सर्विसेज की, राइट। इन द लास्ट पॉइंट वी कैन सी इट गिव्स प्रायोरिटी टू मैन वेलफेयर। हम इसमें वेलफेयर को मेन प्रायोरिटी देते हैं और उसके बाद हम वेल्थ के डिस्कशन करते हैं। वेल्थ मैन वेलफेयर के लिए क्रिएट किया जा रहा है। अब हम इसकी जब क्रिटिसिज्म देखते हैं, इसका मतलब इसमें क्या ऐसी ड्रॉबैक्स रह गई है, किन किन पॉइंट्स पर उसको क्रिटिसाइज किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, इट इग्नोर्स सर्विसेज ऑफ एक्टर्स एंड टीचर्स। इसमें सर्विसेज से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। एंड रॉबिन्स ने इसको क्रिटिसाइज किया है। रॉबिन्स ने इसको इस बात पर क्रिटिसाइज किया है कि इन्होंने वेल्थ के क्रिएशन को ह्यूमन वेलफेयर के लिए तो यूज करने को कहा, लेकिन किस कमोडिटी से वेलफेयर हो रहा है और किससे नहीं हो रहा है इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सो इट इज डिफिकल्ट टू चूज विच थिंग्स वुड लीड टू वेलफेयर। कौन सी चीजों से वेलफेयर हो रहा है एंड विच विल नॉट, कौन सी चीजों से वेलफेयर नहीं हो रहा है, इस बारे में एक क्वेश्चन मार्क है। इस बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, राइट। तो ये था हमारा वेलफेयर डेफिनेशन गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। अब हम पढ़ते हैं स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दिया? लियोनल रॉबिन्स ने। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। लियोनल रॉबिन्स हैव गिवन स्कैरसिटी डेफिनेशन, राइट। लियोनल रॉबिन्स ने एक बुक लिखा, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन 1932। इस बुक में उन्होंने स्कैरसिटी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स की बात कही, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने पढ़े इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल फैक्ट्स। वही बात स्कैरसिटी से रिलेट करती है। अब कैसे करती है वो हमें देखना है। फर्स्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ants. Ants means हमारी wants and scarce means limited resources की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है कि ह्यूमन कैसे बिहेव करता है जब वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करता है। किसमें यूज करता है? अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए। तो इसी में हम ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं, राइट। जब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो हम देखते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जो कि हमें पता है कि हमारी वांट्स बहुत ज्यादा है। और स्केर्स मीन्स है, इसका मतलब रिसोर्सेज बहुत ही कम है, लिमिटेड अवेलेबल है। सेकेंड पॉइंट हम देख सकते हैं अल्टरनेटिव यूजेस है स्केर्स रिसोर्स के, जो कि हमने देखा था कि किसी भी चीज को, जैसे कि मनी को हम बहुत अलग अलग एरियाज पर खर्च कर सकते हैं, उसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, और स्केर्स रिसोर्सेज को हम एफिशिएंट यूज करते हैं। इट मीन्स मैक्सिमम उसका जितना अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं उस लेवल तक हम उन्हें यूज करते हैं। एंड देयर इज नीड फॉर ऑप्टिमाइजेशन, और बिकॉज की स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी मीन्स जब हमारे पास में रिसोर्सेज कम अवेलेबल है तो हमें ऑप्टिमाइजेशन की नीड है। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स क्या हुआ? हम अगर सारे रिसोर्सेज को मैक्सिमम लेवल पर यूज कर लेंगे तो क्या होगा? सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। और अगर हम उसे मिनिमम यूज करते हैं तब हमारी वांट्स पूरा नहीं हो पाएगी। तो अब हमें क्या करना होगा? उसका ऑप्टिमाइजेशन करना होगा, बीच का एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे हमारे रिसोर्सेज हम सारे खत्म भी नहीं हो और सारी वांट्स भी पूरी कर सके, उन्हें सेटिस्फाई कर सके। और वही बात होती है ऑप्टिमाइजेशन में, जब हम मैक्सिमम प्रॉफिट कर सके, मिनिमम कॉस्ट वहां तक आ सके और हमारे रिसोर्सेज को हम फ्यूचर के लिए भी प्रिजर्व करके रख सके, राइट। अब हम बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म की। इसका मतलब इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स रह गई है। जब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं,
इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। कैसे? जब हमने बात की स्कैरसिटी की, स्कैर्स रिसोर्सेज की, तो जब हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, तो डेवलप्ड कंट्रीज में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज कि दे आर डेवलप्ड। वहाँ ऑलरेडी इतना विकास हो चुका है, ऑलरेडी वो इतना डेवलप्ड है कि उनके पास में रिसोर्सेज सफिशिएंट अवेलेबल होते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। अब हम बात करते हैं डायनेमिक एस्पेक्ट्स की, तो डायनेमिक एस्पेक्ट्स की भी इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया। इट मीन्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, इन टॉपिक्स से रिलेटेड इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है। जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में ये कुछ भी नहीं बताते हैं। हम बात करते हैं ग्रोथ की, ग्रोथ के बारे में भी इन्होंने कोई भी डिस्कशन नहीं किया। एंड इट एक्सक्लूड्स नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स मीन्स व्हाट शुड हैव बीन, क्या होना चाहिए, अच्छा है या बुरा है, क्या ये राइट है या रॉन्ग है, तो इन सब चीज़ों की बात इसमें नहीं की जाती है। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब होता है सजेशंस देना, तो ये कोई सजेशंस नहीं देते हैं। तो ये था हमारा स्कैरसिटी डेफिनेशन गिवन बाय लियोनल रॉबिन्स। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ डेफिनेशन, दैट इज ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसके नाम से ही पता चल जाएगा, जब हम ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट मीन्स हम लोग डायनेमिक एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। डायनेमिक एस्पेक्ट इट मीन्स जो कि चेंज, इम्प्रूव होता रहता है, जब हम उसकी बात करते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन इज गिवन बाय पॉल ए सैमुएल्सन। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर, किसने दिया? पॉल ए सैमुएल्सन ने दिया। इन्होंने 1948 में एक बुक लिखी, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। इस बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स को ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में डिस्क्राइब किया। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय द स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट थिंग, कैसे ह्यूमन बीइंग, कैसे सोसाइटी क्या करती है, स्केर्स रिसोर्सेज को चूज करती है सो दैट वो क्या कर सके, उसे एलोकेट कर सके, राइट। टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज, अलग अलग कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए, उनके कंजम्पशन के लिए, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। तो जब हम बात करते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन की, तो हम इसमें बात करते हैं कि कैसे सोसाइटी, कैसे ह्यूमन बीइंग्स स्कैर्स रिसोर्सेज को चूज करता है, उन्हें अलग अलग अल्टरनेटिव यूजेस में एलोकेट करता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, सो दैट ही कैन मैक्सिमम हिज सेटिस्फैक्शन, और उसे वो फ्यूचर के लिए भी प्रिजर्व करके रख सके। अब हम जब इसके मेन पॉइंट्स की बात करें तो हम उसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है अकॉर्डिंग टू ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, इट एनालाइजेस कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूविंग पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन। बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रोथ डायनेमिक एस्पेक्ट्स की, इसका मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इम्प्रूविंग पैटर्न्स ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन। जैसे कि हमारे पास में पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट अगर हम उसमें इम्प्रूविंग पैटर्न्स को यूज करें, इम्प्रूव्ड टेक्निक्स को यूज करें, तब उसकी कॉस्ट क्या होगी और उससे बेनिफिट्स कितना होगा, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम देख सकते हैं, इट डजंट थिंक दैट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जैसे कि जो फिजिकल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, दे आर फिक्स्ड। इसका मतलब इन्हें ये नहीं लगता कि हमारे पास में जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड है। ये कहते हैं कि रिसोर्सेज में चेंजेस किए जा सकते हैं, रिसोर्सेज को इम्प्रूव किया जा सकता है, दे कैन बी चेंज्ड एंड दे कैन बी इंक्रीज्ड। ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं किए जा सकते। अब चेंज कैसे करेंगे? रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ये तो हमें पता है, लेकिन हम उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? बाय एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड यूजिंग इम्प्रूविंग पैटर्न ऑफ टेक्निक्स। जब हमने एक्सप्लोरेशन किया, इट मीन्स हमने नए नए मैथड्स ढूंढे, राइट। जब हमने इनोवेशन किया, हमने किसी नई चीज़ का आविष्कार किया, कुछ ऐसे नई टेक्निक्स ढूंढी, कुछ ऐसे नए पैटर्न्स ढूंढे, उन्हें हम यूज़ करके हमारे रिसोर्सेज की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, उन्हें अच्छे और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड
इट डज नॉट ओनली कंसिडर प्रेजेंट बट ऑल्सो टू द फ्यूचर, बिकॉज कि हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं करते, ये फ्यूचर की भी बात करते हैं. सो ये था हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन गिवन बाय पॉल ए सैमुएल्सन. So I hope now you have clear everything about the definition of economics and the meaning of economics. So for now, bye bye.